साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम कृषि संबंधित नई नई जानकारी आपके समक्ष लेकर आते हैं। और साथियों, जैसे कि आपको पता है कि किसान भाई हमारा पशुपालन व खेती एक दूसरे से जुड़ा व्यवसाय है। और आज देखा यह जाता है कि हमारा किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन बड़े पैमाने पे कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी से जुड़ा आज हमारा विषय है, बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर पीके शर्मा जी। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं भोपाल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में सफल कृषक होते हैं जो अपने अनुभव साझा करते हैं, तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ है जय सिंह जी भारतीय। आप पीपलिया मीरा जिला सीहोर से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल हमारा आपसे है। डॉक्टर साहब, मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी का मौसम जा रहा है, वर्षा ऋतु का मौसम आ रहा है। ऐसे में हमारे पशुपालक किसान भाई किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इस बारे में आप ज़रा कुछ बताइए। जी, देखिए, अभी जो मौसम की स्थिति है, इसमें जो है प्री मानसून की हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में क्या है कि बौछारें जब आई हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तापमान कम होता है। हाँ। दिन का। हाँ। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी तापमान में गिरावट आई है। तो चिलमिलाती धूप में इस प्रकार की धूप, अभी तापमान बढ़ा हुआ चल रहा है दिन का। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे पशुओं को छायादार स्थान में रखें और पेयजल की उत्तम व्यवस्था बनाए रखें। उनको ठंडा जल हम उपलब्ध कराएं। जो हमारी नाद है, जो हमारी टंकियां हैं, वो छायादार स्थान में रखी हों और उनको शुद्ध पानी उसमें भरकर हम जो है उसको ऊपर से किसी ढकने की चीज़ से उसको ढक दें, ताकि उसमें आंधी चलती है तो उसमें धूल के कण, उसमें पत्तियां आदि जो है ना आए। और यदि इस प्रकार की जो पानी की उनकी जो व्यवस्था है, यदि हम उसको शाम के समय उन टंकियों को यदि भर के रख देंगे तो सुबह उनको ठंडा जल भी मिल पाएगा। तो ठंडे जल की व्यवस्था के लिए पशुओं के बड़े बड़े नाद जो हमारे कुंभकार बंधु बनाते हैं, बड़े क्षमता के भी माने जो नाद होते हैं, यदि मिट्टी के उस नाद में यदि पानी रखा जाएगा तो वो पानी जो है ठंडा हो जाएगा और उसमें हमारे पशु को जो पानी जब वो पिएगा तो उसको तृप्ति अच्छे से मिलेगी, उसकी प्यास भी अच्छे से बुझेगी। और हर संभव जो है दिन के समय जो है उसको कम से कम 3-4 बार पानी ऐसी भीषण गर्मी में उसको पिलाएं। और खान पान की व्यवस्था जो उसको खाने का भी विशेष ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बदलते मौसम में हमें किस तरीके से पशु का ध्यान रखना है, कि हमें क्या करना है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, वर्षा ऋतु से पहले जो पशु बाड़ा होता है या गौशालाएं होती है, उनमें किस तरीके के कार्य किए जाते हैं, उसका प्रबंधन किस तरीके से करें वर्षा ऋतु से पहले। जी, ये भी बहुत अच्छी इसमें ये प्रश्न है आपका। और इसमें जो है हम गौशाला की वर्षा ऋतु के आगमन से पहले जो है, अब धीरे शनई वो समय बिल्कुल नज़दीक आने लगा है जब हमें हमारी गौशाला की मरम्मत पर ध्यान देना होगा। तो जिन किसान भाइयों के पास गौशाला पक्की हो अथवा कच्ची, किंतु जो है उसमें जो जल भराव की स्थिति है, उसमें जो मूत्र आदि की जो नालियां हैं वो बिल्कुल एकदम उनका जो बहाव है वो सही होना चाहिए। आपकी जो गौशाला का ढाल है, जहाँ पशु स्टैंडिंग स्पेस जिसका बोलते हैं, जहाँ पशु खड़े होते हैं, उसको ढाल नुमा जो है रखना चाहिए, ताकि वो मूत्र जब त्याज करते हैं तो नाली के माध्यम से आपने जो मूत्र आदि का संग्रह यदि आप करते हैं, कई किसान भाई जो जागरूक होते हैं, और आजकल तो सभी किसान भाई पशुपालक भाई जागरूक हो गए हैं, जीवामृत बना लेते हैं, है ना, जो पेस्टिसाइड जैविक खेती में आपका सहायक और आपके जो आर्थिक जो संकट से भी बचाता है। कई पेस्टिसाइड जो रसायन है वो काफ़ी महंगे आते हैं। यदि इस पद्धति का उपयोग भी, यदि ये मूत्र को यदि हम
पेस्टिसाइड के छिड़काव के रूप में यदि इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात होती है। तो उस मूत्रादि का संग्रह उस नाली के माध्यम से हो इसमें जाएगा। एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे कि जैसे वर्षा ऋतु के समय जल भराव की स्थिति बनती है, कई निचले बाड़े होते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी माने इसी से जुड़ा हुआ गौशाला की मरम्मत या उसकी देखभाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जल भराव की स्थिति ना हो, तो ऐसी स्थिति के लिए हमको पहले से ही उसकी जो नाली की खुदाई या कहाँ हमको नाद की व्यवस्था करना है, या हम हर संभव प्रयास हमारा ये रहे कि हमारा जो गौशाला है उसका जो फर्श है वो जमीन से काफ़ी उठा हुआ थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि वर्षा का जो पानी है हमारी गौशाला के अंदर तक ना प्रवेश कर पाए। तो उसके लिए समुचित जो है नाली की व्यवस्था यदि हम बना के रखते हैं और जल की उत्तम बहाव की व्यवस्था यदि हम बना के रखते हैं, तो इसमें जल भराव की स्थिति नहीं बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। और हमारे किसान भाई को भी ये ध्यान रखना होता है, वर्षा ऋतु से पहले हम पशु बाड़े का विशेष ध्यान रखें, फर्श सूखा रखें, नहीं तो कई सारे रोगों की संभावना होती है। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। के और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन के इस अंक में आज हमारा विषय है बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा। और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीके शर्मा जी। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
और साथ ही हमारे हैं सफल कृषक जय सिंह भारती जी। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, कार्यक्रम में हमारे साथ है जय सिंह भारती जी, सफल कृषक है, तो उनके अनुभव जानते हैं किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। भारती जी, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है जय सिंह भारती और मैं पीपलिया मीरा से किसान हूँ। और मेरे पास अभी 25 बकरियाँ हैं और जिसमें 5 बकरे हैं और साथ में भैंस पालन भी करते हैं। और जिसके बाद में मैंने एक मतलब अलग वैरायटी के मुर्गे डाले हैं। मुर्गे मतलब जिनको बोलते हैं कड़कनाथ। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, वो क्या है कि बहुत सारी बीमारियों में भी काम आते हैं और वो उससे एक अच्छी आमदनी हो भी जाती है। वो आपने भारती जी बकरी के बारे में बताया, तो क्या आपने बकरी पालन से पहले कहीं कृषि विज्ञान केंद्र या किसी विभाग से प्रशिक्षण लिया है? नहीं, वो प्रशिक्षण तो मैंने अभी तक लिया नहीं। बाकी मैं किसान का ही बेटा हूँ और गाँव में रहता हूँ। हाँ, तो सब एक दूसरे से देख के सीखा हूँ। बाकी हमारे एक कृषि विस्तार अधिकारी है, वो आप उनका स्वर्गवास हो गया है। जी जी जी। वो उनसे काफ़ी हमको प्रेरणा मिली। जब भी उनसे कोई जानकारी लेते थे वो अच्छी तरह से जानकारी देते थे। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, कृषि में भी और पशुपालन में भी और सब में। तो साथियों, आपने देखा जय सिंह भारती जी ने शासकीय विभागों से जुड़कर चीज़ों को, योजनाओं के बारे में समझकर ये काम प्रारंभ किया है। और चाहे आप प्रशिक्षण ना लिया हो, लेकिन ये काम ऐसे हैं कि आप देखकर सुनकर भी समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि वर्षा ऋतु के समय कई सारे रोग होते हैं, तो रोग होने से पहले हम किस तरीके से इसका बचाव कर सकें, जी, इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, रोग उन्मूलन के लिए जो रोग हो ही ना, तो इसके लिए टीकाकरण एक भारत सरकार की बहुत बड़ी पहल है। जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके युद्ध स्तर पर जो है इसके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ये वो समय है जब हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। टीकाकरण का ये समय आ गया है। तो हमारे किसान भाइयों को यही मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो वर्षा जनित जो रोग हैं उसमें मुख्य रूप से आपकी एक टंगिया बीमारी है, गलघोटू नाम की बीमारी है, घटसर्प भी इसको प्रचलन जगह जगह इसके अलग भिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन और इसको जो है घटसर्प की बीमारी, गलघोटू या घुरकी नाम से भी बोलते हैं। ये बहुत भयावह रोग हैं और ये जो यदि पशु को हो जाते हैं तो इसमें जो है मृत्यु दर इसकी मैं कहूँगा कि घटसर्प की 100% तक भी मृत्यु दर इसकी बताई गई है। समय सीमा में इसका यदि विधिवत उपचार यदि आपने नहीं करवाए। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है हमारा कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए, इसके महत्व के बारे में आप जरा बताइए। देखिए, टीकाकरण जो है यदि हमने हमारे पशु को समय रहते वर्षा ऋतु से पहले, होता क्या है कि जब हमारी प्रथम घास जो उगती है उसमें कई प्रकार के रोगाणु होते हैं और ये रोगाणु जो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में जो है जमीन के अंदर ये पड़े रहते हैं। और जब वर्षा का प्रथम जल इनको मिलता है और इनका जो माध्यम जो है तैयार होता है उसके लिए, वर्षा जब होती है तो जो प्रथम घास उगती है तो उस घास के साथ भी ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर से उस घास में आ जाते हैं। ऐसी जगह की घास जहाँ चारागाह हैं और कई बार पुरानी पद्धति भी, प्राचीन पद्धतियाँ अब नहीं रही हैं, जो मृत पशु का जो निष्पादन है आजकल जो है बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में, वैज्ञानिक तरीके से और बुद्धिमत्ता के साथ उसका निष्पादन जो है मृत पशु का किया जाता है। किंतु आज भी कई बार मतलब जो पुराने रवैये हैं, जो त्रुटिपूर्ण तरीके हैं, वो भी कई लोग गांव स्तर पे अभी भी अपनाते हैं। मैंने ये देखा है कि उनको ऐसे जो संक्रामक रोग से जो पशु मृत हुए हैं, ऐसे पशुओं को विधिवत इसका एक निश्चित गहराई का गड्ढा, चौड़ाई का गड्ढा उसको तैयार करके उसमें उस मृत पशु को रखा जाता है। उसके ऊपर चूना, आप नमक उसको डालकर काफी गहराई में उसको रख के और विधिवत सही तरीके से उसको ढका जाता है। अच्छा, और उसको ढकने के बाद ऊपर से उस पे कांटे वगैरह, झाड़ियां ऐसी रख दी जाती ताकि हमारे जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते
आदि जो है उसको ना निकालें। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन के इस अंक में आज हमारा विषय है बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल विषय पर चर्चा। और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर PK शर्मा जी। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे हैं सफल कृषक जय सिंह भारती जी। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारा अगला सवाल हमारे सफल कृषक जी से है। आपने जैसे बकरी पालन का काम कर रहे हैं, तो आपने नस्ल का चयन किस तरीके से किया कि कौन सी नस्ल पे काम करें हम और यही चीज़ क्यों पालें? क्या है कि मेरे घर में मेरे पिताजी जो हैं वो पहले से ही पालते थे जी। वो क्या है कि शुगर फैक्ट्री एक वो है, उसमें काम भी करते थे प्लस खेती भी करते थे। अलग अर्निंग के लिए बकरी पालन भी साइड करते इनकम थे। के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहले से ही नस्लों का चयन था, जी, 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 जी। कौन सी अच्छी रहती है। हाँ। अच्छा, इसमें बकरी पालन में जलवायु का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बकरी अच्छा सरवाइव करेगी। तो इस चीज़ के बारे में आपने समझा था पहले? हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक बार क्या हुआ हमारे गांव में, छोटी सी कहानी क्या, वो रियलिटी है। जी। एक बार क्या हुआ, एक युवा 10-15 बकरे लिया है। उसने सोचा कि वो बगदे से जो भूसा रहता है चने का, उससे पल जाएंगे और अपने को कहीं घुमाना भी नहीं पड़ेगा। तो उसने ऐसे ही खिलाया, मतलब कुछ दिन तो स्वस्थ रहा, फिर उनके गले में कुछ होने लगा। तो ऐसे करके एक एक करके उसके 5 बकरे मर गए। वो माइनस में चला गया। जी। इसलिए क्या है कि जो भी जानवर रखते हैं अपन, बकरी जरूरी है। हाँ, बकरी वगैरह जो है, या तो उससे वो पूरी तरह से सीखो क्या है, एकदम नहीं करना चाहिए। साथियों, देखो, भारती जी ने हमें बताया और इन्हें एक छोटे वाक्य के माध्यम से भी बताया कि किस तरीके से किसान को आर्थिक नुकसान हुआ। तो हमारा कहना यही होता है हमारे दर्शक भाइयों से कि सबसे पहले आप 2 दिवसीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण लें, जो कि आपको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों के माध्यम से समय समय पर दिया जाता है। और उसके बाद ही आप इस चीज़ में आगे बढ़ें। बिना प्रशिक्षण के आप गलत पशु ले आएंगे, जलवायु का आपको ध्यान नहीं होगा, उनके खान पान का व्यवस्थित, उनके टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इससे बड़े पैमाने पे आर्थिक हानि होगी। और हम चलते चलते कुछ टिप्स चाहेंगे कि हमारा किसान भाई विशेष क्या ध्यान रखे संक्षिप्त में। जी। देखिए, एक तो अभी ये है कि जैसे आपको जानवर को जो है, मैं चल रहा हूँ, सफ़र से समय वही है, तपा से बताना है। तो उसके लिए समुचित पानी की और खान पान का विशेष आप बनाए रखें, विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ, और ये गौशाला के निर्माण यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो है ऊपर छत के जहां आपको डालनी है, तो उसमें एस्बेस्टॉस की चादर का उपयोग करें। लोहे की जो चादरें का इस्तेमाल हरगिज ना करें। और साथ ही साथ इंसुलेटेड, कई कंपनियां जो है बहुत अच्छी जी, आजकल समय के साथ अपडेट आधुनिक शेड बन रहे हैं, उनका भी सहारा आप ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन भी परावर्तन होकर जो धूप का प्रभाव है वो कम होता है। और एक और खास बात मैं कहना चाहूंगा कि जो रूफ की जो हाइट है छत की, वो कम से कम 12 से 14 फीट ऊंची रखें, ताकि वो सीधी धूप का संपर्क में हमारे पशु ना आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पशु शेड बनाने की भी कई सारी विधियां हैं। हम तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखें। अब हमारे सफल कृषक जी से हम जानेंगे कि आजकल शासन की कई योजनाएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी युवा गांव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से प्रेरणा ले आपसे? युवाओं को मैं सिर्फ
यही कहना चाहूँगा कि वो किसी की नौकरी ना करते हुए अपनी ज़मीन में काम करें, अच्छे तरीके से करें। तो हमारी जो ज़मीनें हैं वही नौकरी से ज़्यादा अपने को स्वरोजगार हाँ अपनाएं, हाँ। बिल्कुल। और एक ही चीज़ नहीं, आप खेती पे नहीं, खेती के अलावा भी विभिन्न कई सारे स्रोत फील्ड बनाए, हैं। जी, जी। जैसे बकरी पालन है, मुर्गा पालन है, और भी कहीं बहुत सारी वो हैं। तो बिल्कुल साथ में भारती ये जी, करते हैं तो अपने को नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल आज आप कार्यक्रम में आए, आपने आपके अनुभव साझा किए, किस तरीके से हमारे युवा साथी जय सिंह जी से प्रेरणा लें और कृषि में नवाचार करें। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज आपने बदलते मौसम में पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, रोगों से किस तरीके से बचाव करें, पशु टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त हो चला है खबरें खेती का। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी, एक देश एक कृषि एक टीम और कुएं हो रहे रिचार्ज। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इन दिनों विकसित कृषि संकल्प अभियान जोर शोर से चल रहा है। भारत को विश्व की अन्न टोकरी बनाने का उद्देश्य लिए यह अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे भारतीय कृषि को वैज्ञानिक जागरूकता, सतत प्रथाओं और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 29 मई को शुरू हुआ यह अभियान 12 जून तक प्री खरीफ मौसम के दौरान तक चलेगा। इस दौरान फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और संसाधनों के कुशल प्रबंधन में सुधार के लिए समय पर खेत स्तरीय मार्गदर्शन दिया जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, राज्य कृषि विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 168 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने मिलकर लगभग 2 लाख किसानों तक पहुंच बनाई है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ भव्य तरीके से किया गया। सभी जिलों में यह अभियान तेजी से चल रहा है। छतरपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस अवसर पर उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। किसान भाई आधुनिक कृषि पद्धति से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण भी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, सांसद VD शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मंडला जिले में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिले में गठित तीनों टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि और किसान का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में पता चलेगा, उसका लाभ हर किसान तक पहुंचेगा। अलीराजपुर के हरसवाट गांव से विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत हुई। सांसद अनीता चौहान और प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान से किसानों को कृषि की नई नई तकनीकों के साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा, जो किसानों को लाभ पहुंचाएंगी। दमोह जिले में अभियान की शुरुआत पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने की। इस मौके पर 4 रथों को विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी दे रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। हर दिन अलग अलग विभागों के विषय विशेषज्ञ किसानों से संवाद कर रहे हैं। नर्मदापुरम में सांसद दर्शन सिंह ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीक, नवाचार और योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचेगी और किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विवेक साहू उपस्थित रहे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रयोगशालाओं से सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है। गांवों में कृषि संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसान हिस्सा ले रहे हैं। अशोकनगर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में अभियान से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विस्तार से कार्यक्रम के बारे में बताया। विधायक हरि बाबू राय और अन्य अधिकारियों ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न गांवों में घूम घूम कर किसानों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।
विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होने से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों के विधायकों से वर्चुअल संवाद किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा यह अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य 29 मई से 12 जून तक 1 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद करना है। श्री चौहान ने बताया कि 2170 टीमों ने अभी तक 7368 गांव में 4416 दौरे कर 7,95,000 किसानों को इस अभियान से जोड़ दिया है। इस अभियान के तहत गठित की गई टीम देश के सभी राज्यों में किसानों के साथ कृषि ज्ञान एवं विज्ञान को साझा करेंगी तथा विकसित कृषि के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मूल मंत्र है एक देश एक कृषि एक टीम, जहां कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान भाई बहन एक साथ मिलकर भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे किसानों को प्रोत्साहित करें कि वे वैज्ञानिकों से संवाद करें व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें। हमारा उद्देश्य है कम लागत, अधिक उत्पादन, टिकाऊ खेती और लाभकारी कृषि। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी रखा गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञ एवं कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक किसानों के द्वार एवं खेतों में जाकर उनके नवाचारों से भी कुछ सीखेंगे। यह एक नवीनतम पहल है जो भारतीय कृषि विज्ञान एवं किसानों की विकास गाथा में मील का पत्थर साबित होगी। यह यात्रा न केवल जानकारी का संचार कर रही है बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विश्व की अन्य टोकरी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कुओं को रिचार्ज किया जा रहा है। अभियान में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। कुओं के पास कूप रिचार्ज पिट बनाई जा रही है। इनमें से 75,000 कुओं में पिट बनाने का काम शुरू हो गया है। कूप रिचार्ज पिट बन जाने से भूजल स्तर बढ़ेगा, जिससे कृषि कार्यों और पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। प्रदेश में 30 मार्च से जलगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान में बारिश के पानी को सहेजने और पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम कृषि संबंधित फिर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।